नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 18 अप्रैल 2025 को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। राहु काल सुबह 10:50 से दोपहर 12:26 तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम खुश्क रहेगा। दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। अब नजर डालते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। टाइम मैगजीन ने जारी की विश्व के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट। भारत से एक भी नाम शामिल नहीं। पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर बताई टू नेशन थ्योरी। भारत ने दिया पलट जवाब, पीओके हमारा। यूक्रेन के खिलाफ रूस के लिए जंग लड़ रहे चीनी सैनिक। यूक्रेन ने 2 चीनी सैनिकों को पकड़कर मीडिया के सामने परेड करवाई। ब्रिटेन में अब ट्रांसजेंडर को नहीं माना जाएगा महिला। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। नियुक्तियों पर रोक लगाई। 7 दिन में केंद्र से मांगा जवाब। वक्फ संशोधन कानून लागू होने पर यूपी के बरेली में हुआ पहला मुकदमा दर्ज। कब्रिस्तान की जमीन पर था अवैध कब्जा। उपराष्ट्रपति बोले, जज सुपर संसद की तरह काम कर रहे। अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई ने की छापेमारी। विदेशी फंडिंग से जुड़ा है मामला। महाराष्ट्र 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। 5वीं तक बच्चे पढ़ेंगे हिंदी। शासन पावर प्रोजेक्ट पर हिमाचल और पंजाब की तलवारें खिंची। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे का मामला हाई कोर्ट पहुंचा। चरखी दादरी में आईएएस के 100 वर्षीय दादा की जिंदा जलकर मौत। अकेले रहते थे घर में। हरियाणा के जींद में ससुरालियों के तानों से तंग आकर महिला ने किया सुसाइड। 20 दिन पहले पति की हुई थी करंट लगने से मौत। अस्पताल में एयर होस्टेस से छेड़छाड़ केस में पुलिस ने एसआईटी बनाई। पीड़िता ने कहा उससे डिजिटल रेप हुआ। अब खबरें विस्तार से। टाइम मैगजीन ने 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में किसी भी भारतीय का नाम शामिल नहीं है। पिछले 21 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। प्रभावशाली लीडर्स में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अरबपति एलोन मस्क को भी जगह मिली है। इस बार ट्रंप प्रशासन के 6 सदस्य लिस्ट में शामिल है। ट्रंप को इससे पहले टाइम मैगजीन ने 2016 और 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी इन 100 लोगों में शामिल है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीयों में सबसे ज्यादा 5 बार इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। उनका 2014, 2015, 2017, 2020 और 2021 में इस लिस्ट में नाम आया था। सबसे ज्यादा बार टाइम सूची में शामिल होने वाले शख्स चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। वे अब तक 13 बार इस लिस्ट में शामिल किए जा चुके हैं। बराक ओबामा और विनफ्रे भी इस लिस्ट में 11-11 बार आ चुके हैं। अब खबर पाकिस्तान के बारे में। भारत ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के कश्मीर और टू नेशन थ्योरी वाले बयान पर करारा जवाब दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। इस पर पाकिस्तान का अवैध रूप से कब्जा है। पाकिस्तान को पीओके हर हाल में खाली करना पड़ेगा। पाकिस्तान के टू नेशन थ्योरी वाले बयान पर जायसवाल ने कहा, ये थ्योरी 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद ही खारिज हो चुकी थी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर ने बुधवार को कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया था। अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। यूक्रेन ने रूस की तरफ से जंग लड़ रहे चीनी सैनिकों को मीडिया के सामने पेश किया। पिछले 3 साल से चल रहे रूस यूक्रेन जंग में ऐसा पहली बार हुआ। यूक्रेन ने पिछले सप्ताह जंग लड़ रहे 2 चीनी नागरिकों को पकड़ने का दावा किया था और कहा था कि ऐसे 155 चीनियों की पहचान की गई है। हालांकि चीन ने अपने नागरिकों के जंग में शामिल होने की बात को इनकार कर दिया था। इस पर अब यूक्रेन ने इन युद्धबंदियों की मीडिया के सामने परेड करवाई। हालांकि यूक्रेन के इस कदम से युद्धबंदी कानून टूटा है। युद्धबंदियों की पहचान उजागर करना और उन्हें कैमरों और पत्रकार के सामने पेश करना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन माना जाता है। अब खबर ब्रिटेन से। ब्रिटेन में अब ट्रांसजेंडर को महिला नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने महिला होने की कानूनी परिभाषा पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, जो जन्म से महिला यानी बायोलॉजिकल फीमेल है उसे ही महिला माना जाएगा। कोर्ट ने इस फैसले से ट्रांसजेंडरों के अधिकारों पर लंबे समय तक असर पड़ेगा। 2018 में स्कॉटलैंड की सरकार ने एक कानून बनाया था जिसमें सार्वजनिक संस्थाओं में 50% महिलाओं की भागीदारी जरूरी थी। इस कानून में ट्रांसजेंडर महिलाओं को भी महिला माना गया था। वार मूवमेंट स्कॉटलैंड समूह ने इसका विरोध किया है और कहा है कि ये कानून महिला की परिभाषा को गलत तरीके से
बदल रहा है। 2022 में स्कॉटिश कोर्ट ने ये मामला हारने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। अब बात करते हैं देश की बड़ी खबरों की। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन करीब 1 घंटे सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है और तब तक वक्फ कानून के कुछ बिंदुओं पर रोक लगा दी है। सरकार का जवाब आने तक याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब देना होगा। अगली सुनवाई 5 मई दोपहर 2 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के खिलाफ दायर 70 याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 याचिकाएं ही दायर की जाएं, उन्हीं पर सुनवाई होगी। तब तक सरकार को 3 निर्देश मानने होंगे। कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। कोर्ट ने वक्फ घोषित संपत्ति डिनोटिफाई नहीं होगी। वक्फ बोर्ड और केंद्र वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। वहीं देश में वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद यूपी के बरेली में पहला मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज सरकारी जमीन को फर्जी ट्रस्ट बनाकर वक्फ रजिस्टर करवाया गया, जिसके बाद दरगाह बनाकर झाड़ फूक शुरू किया गया। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि इस मामले में सीबीगंज थाने में सब्जी अली और परिवार के 11 लोगों के खिलाफ वक्फ संशोधन कानून के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें बताया गया है कि 3 बीघे सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की उस सलाह पर कड़ी आपत्ति जताई जिसमें उसने राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय कर दी थी। धनखड़ ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24 घंटे उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। जज सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु गवर्नर वर्सेज राज्य सरकार के केस में गवर्नर के अधिकार की सीमा तय कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध बताया था। इस पर 1 माह में फैसला लेने की बात कही थी। वहीं उपराष्ट्रपति धनखड़ ने जस्टिस वर्मा के घर अजली नकदी मिलने के मामले में सवाल उठाया कि अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई, क्या कुछ लोग कानून से ऊपर हैं। अब खबर दिल्ली से। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक के घर गुरुवार को सीबीआई ने छापेमारी की। ये कार्रवाई विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले को लेकर की गई। सीबीआई ने बुधवार को आप के खिलाफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA के तहत ये केस दर्ज किया था। विदेशों में रहने वाले 155 लोगों ने 55 पासपोर्ट नंबरों का इस्तेमाल कर 404 बार में पार्टी को करीब 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया। कई डोनर्स ने एक ही पासपोर्ट नंबर का इस्तेमाल किया, जिससे फर्जीवाड़े का संदेह है। वहीं आम आदमी पार्टी ने जवाब में कहा कि 201 विदेशी नागरिकों ने पार्टी को डोनेशन दिया। 51 ईमेल आईडी के जरिए 639 बार 2 करोड़ 65 लाख रुपए का दान किया। सभी डोनेशन पारदर्शी तरीके से हुए हैं और उनके पास पूरा रिकॉर्ड है। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, गुजरात चुनाव 2027 की जिम्मेदारी मिलते ही दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई की रेड हुई है। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि भाजपा की साजिश है। बीजेपी जानती है कि गुजरात में अब सिर्फ आप ही उन्हें चुनौती दे सकती है। अब बात करते हैं 3 लैंग्वेज पॉलिसी की। महाराष्ट्र 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब यहाँ 1 से 5वीं तक की कक्षाओं के बच्चों के लिए हिंदी पढ़ाना जरूरी हो गया है। ये फैसला राज्य के सभी मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर लागू होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नए करिकुलम के तहत महाराष्ट्र में इन 3 कॉलेजेस के लिए 3 भाषा की पॉलिसी लागू की गई है। इस पॉलिसी के तहत स्कूल में एक स्थानीय भाषा, दूसरी हिंदी और राज्य की दूसरी स्थानीय भाषा और एक अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषा को पढ़ाना जरूरी है। वहीं तमिलनाडु में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पर विवाद चल रहा है। अब खबर हिमाचल व पंजाब के बारे में। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में शासन पावर प्रोजेक्ट पर विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए मंडी के राजा और अंग्रेजों में 1925 में जमीन देने का समझौता 99 साल की लीज पर हुआ था। अब 2024 में ये लीज खत्म होने पर हिमाचल ने पंजाब से अपना कब्जा वापस मांगा है। वहीं पंजाब इस पर कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब सरकार ने शासन प्रोजेक्ट को अपने पास बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जबकि हिमाचल सरकार अदालत में अपने हक की रक्षा कर रही है। अब बात करते हैं अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह की। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे का मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की कोर्ट में खादिमों की संस्था अंजुम सैयद की याचिका पर सुनवाई हुई। कमेटी के वकील आशीष कुमार सिंह और वगीश कुमार सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की किसी भी वाद पर
किसी भी कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा रखी है। इसके बाद भी अजमेर सिविल कोर्ट इस बात को सुन रही है ऐसे में उसकी सुनवाई पर रोक लगाई जाए। केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आर.डी. रस्तोगी ने अंजुम कमेटी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कमेटी वाद में पार्टी नहीं है, ऐसे में वो हाई कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकती। ये याचिका चलने योग्य नहीं है। कोर्ट अब मामले पे 1 सप्ताह बाद फिर सुनवाई करेगी। अब खबरें हरियाणा से। हरियाणा के चरखी दादरी शहर में एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ रामलीला ग्राउंड के पास स्थित एक मकान में राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी सौरभ स्वामी के 100 वर्षीय दादा श्रीचंद स्वामी की जिंदा जलने से मौत हो गई। शुरुआती जांच में मौत का कारण शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है। बुजुर्ग श्रीचंद घर में अकेले रहते थे। उनकी देखभाल के लिए केयर टेकर रखा हुआ था। रात में जब वे अकेले थे तो चारपाई में आग लग गई। सुबह 6 बजे केयर टेकर आया तो मौत का पता चला। श्रीचंद स्वामी जली हालत में फर्श पर पड़े हुए थे। जिस चारपाई पर वे सोते थे वो पूरी तरह से जल चुकी थी। बताया जा रहा है कि इन्वर्टर से कूलर की वायरिंग में गड़बड़ी के चलते शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग लगी और श्रीचंद उसकी चपेट में आ गए। जिनसे एक बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के जींद के लुधाना गांव में एक महिला पूजा ने जहरीला पदार्थ निकलकर सुसाइड कर लिया। 20 दिन पहले ही महिला के पति सुरेंद्र की करंट लगने से मौत हुई थी। मृतका के भाई ने 6 लोगों पर केस दर्ज कराया है। आरोप है कि ससुराल के लोग महिला को ताने मारते हुए पति की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे थे। उसे आए दिन परेशान किया जा रहा था। मृतका का एक 5 साल का बेटा भी है, जिसके सर से माँ बाप दोनों का साया उठ गया है। अब खबर चर्चित एयर होस्टेस छेड़छाड़ केस की। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में बंगाल की एयर होस्टेस से छेड़छाड़ केस में पुलिस ने SIT बना दी है। पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा की बनाई 6 मेंबरों की SIT की अगुवाई DCP हेडक्वार्टर डॉक्टर अर्पित जैन करेंगे। वो खुद भी MBBS डॉक्टर हैं। इस जांच टीम में ACP डॉक्टर कविता, ACP यशवंत, सदर थाने के SHO इंस्पेक्टर सुनील, महिला थाना ईस्ट इंचार्ज नेहा राठी और CIA इंचार्ज को शामिल किया गया है। वहीं एयर होस्टेस के यौन उत्पीड़न में नए खुलासे हुए हैं। एयर होस्टेस ने पुलिस को बताया कि अस्पताल के मेल स्टाफ मेंबर ने उसका डिजिटल रेप किया। जब वो ICU में अर्ध बेहोशी की हालत में थी तो आरोपी ने उसकी ओढ़ी चादर के अंदर हाथ डाला और डिजिटल रेप किया। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।